हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 3 मेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका मैथ्स का एक टॉपिक है ज्योमेट्री। यहां से ईएसबी के द्वारा कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये जो आपके सिलेबस में भी दिया गया है। आज इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिस बच्चे का जो मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर एसएसटी बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट है और जिसको मैथ्स से काफ़ी डर लगता है या मैथ्स में काफ़ी प्रैक्टिस नहीं की, काफ़ी दिन से मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो आज की इस वीडियो में हम उनके लिए इस तरीके से डिटेल में विद कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं कि आज के बाद आपको इस चैप्टर से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी स्टूडेंट जिनकी मैथ्स कमज़ोर है या मैथ्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में इन द सेंस हमें टाइम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके सिलेबस को कवर कराना है, तो मैथ्स की और साइंस की जो जिम्मेदारी अब आप मेरे लिए छोड़ दीजिए और मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से वर्ग 3 मेंस की मैथ्स एंड साइंस की कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जियोमेट्री। आज की क्लास को देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर आपको किस लेवल तक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर देखो, जियोमेट्री के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक होता है वो होता है लाइन एंड एंगल। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे, लाइन एंड एंगल को। इसके बाद ही हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास ट्राइंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। इसके बाद इसी में अगला जो है हमारे पास वो है क्वाड्रिलेटरल, जिसे हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज, है ना। इसके बाद इसी में आपको देखने को मिलेगा सर्कल, है ना। तो जियोमेट्री के अंदर ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, जिसमें आज में जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइन एंड एंगल का, इसको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़, जो ट्रायंगल का बेसिक है उसको हम पूरा पढ़ेंगे। फिर उसके बेस पर हम देखेंगे क्वेश्चन आप कितनी आसानी से और कितनी जल्दी सोल्व कर पा रहे होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के बाद सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे सर्कल। तो आज इस चैप्टर को हम लाइन एंड एंगल को कम्प्लीटली इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक से आप देखेंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक सामने आपके पास अगर देख पा रहे होंगे तो पॉइंट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसा कोई व्रत, अभी आपको पता होगा व्रत क्या होता है। इस तरीके से कोई एक पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर लें तो ये क्या कहलाता है, सर्कल। अगर मैं बात करूं, जैसे ये आप मेरा एरो देख पा रहे हैं, ये पूरे सर्कल का शेप का है। और अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कल बनाता हूँ और उसकी जो रेडियस है, रेडियस क्या होती है, यहाँ उसके सेंटर से लेके उसके सरकमफेरेंस के बीच की दूरी, परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं ये बोल दूँ कि मेरे पास अगर एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो 0 है, जिसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो अगर 0 है, तो ऐसे सर्कल को ही हम क्या नाम दे देते हैं, पॉइंट। डेफिनेशन भी आपने देखी होगी, ऐसा कोई वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो, अर्थात हम कह सकते हैं रेडियस क्या हो, 0 हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, बिंदु। या फिर बिंदु को हम एक दूसरी लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि बिंदु क्या है, एक हमारे पास एक पॉइंट को लोकेट करता है। क्या करता है, एक पॉइंट को लोकेट करता है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे या बिंदु कहेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाई होगी। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिख रहा है, ये भी एक बिंदु है, इसके बाद ये भी एक बिंदु है ना। आगे हम चलते हैं, बिंदु के बाद हम बात करते हैं लाइन की। लाइन क्या होती है, रेखा क्या होती है। तो रेखा अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है। जैसा अभी हमने बिंदु देखा, ये एक बिंदु रहा ना, ये एक बिंदु रहा, यहाँ पर एक बिंदु रहा। ये बिंदुओं को क्या कर रहे हैं हम, अगर ज्वाइन कर लें इस तरीके से, तो अनंत बिंदुओं को अगर एक रेखा में ज्वाइन कर लें तो वो क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है, रेखा कहलाती है, जिसके दोनों सिरों की अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये 3 चीज़ें याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि हमारे पास एक होती है लाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेखा, है ना। दूसरा एक होता है हमारे पास किरण, जिसे हम बोलते हैं रे, और तीसरा होता है हमारे पास लाइन सेगमेंट, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड। इन तीनों में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। लाइन क्या होती है, बहुत सारे पॉइंट को या इनफाइनाइट पॉइंट को ज्वाइन करने
वाला एक बिंदु पथ, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, नाम क्या दे दिया, लाइन। लाइन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों ओर आप देखेंगे तो उनको इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं। किरण क्या होती है, तो किरण की केस में अगर हम बात करें तो इसका एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन इसको एक डायरेक्शन में हम आगे जितना चाहे इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें रेखाखंड की या लाइन सेगमेंट की, तो ये क्या होता है, रेखाखंड जो होता है वो एक लाइन का ही पार्ट है। अगर मैं इस लाइन के पार्ट को दो एंड पॉइंट से यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से, और यहाँ से अगर मैं कट कर देता हूँ तो ये मेरे पास एक पॉइंट निकल के आ जाएगा, और इसको मैं बोलूँगा लाइन सेगमेंट, या मैं इसको क्या बोलूँगा, रेखाखंड। याद रखना, इसके दोनों ओर, बोथ साइड, या हम कह सकते हैं दोनों एंड पर जो होते हैं वो एंड पॉइंट होते हैं। तो इन तीनों में आपको डिफरेंस समझना होगा। लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और इसके बाद रे क्या होती है या किरण क्या होता है। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप इसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से पकड़ कर पाएंगे। अब हम चलते हैं आगे की ओर, और दूसरा आप देखते हैं ना आगे का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम प्लेन की, जिसे हम समतल कहते हैं। समतल क्या होता है, अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है जिसकी कोई मोटाई नहीं होती और इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता। कुल मिला के अगर हम इस तरीके से एक डायग्राम बनाएं, ये एक डायग्राम, इस तरीके से एक डायग्राम, ये तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास एक प्लेन कहलाता है। तो प्लेन में आपको ये नहीं देखना रेक्टेंगल वाला पार्ट, आपको ये जो अंदर का पार्ट देख पा रहे हो ये प्लेन कहलाता है ना। ये पूरा क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा, और प्लेन कहेंगे हम इसे। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है, कोण। तो कोण क्या होता है, दो असंरेखी। असंरेखी का मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक नहीं होनी चाहिए। किरण जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो कोण कहलाता है। दोनों किरणों को कोण की भुजाएं तथा उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास क्या है, एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लाइन, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर मैं करा सकूँ, है ना। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये, और यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूँ ये। तो यहाँ पर आप जो हिस्सा देख पा रहे हैं ये दोनों असंरेखीय रेखाएं हैं, है ना। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, और दोनों असंरेखी के बीच, रेखा के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेट सपोज कोई एक एंगल थीटा है, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, कोण दे दिया, है ना। तो और इसको हम क्या कहेंगे, अगर मैं लेट सपोज इसको पॉइंट ए नाम देता हूँ, यहाँ पर बी है, और इस पॉइंट को अगर मैं सी नाम दे देता हूँ, तो ये जो ए बी है ये एक रेखा कहलाएगी। इधर अगर हम देखें तो ए सी एक रेखा कहलाएगी, और ये इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कहलाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको दोनों किरणों के बीच की भुजाएं तथा उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं, ना। तो दोनों ये कोण के दोनों ओर की जो इनको साइड या भुजाएं कहते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ पॉइंट कहेंगे या उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कोण समद्विभाजक क्या होता है, तो जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर कि मेरे पास अगर दो लाइन है, जैसे लेट सपोज एक लाइन ए सी है इस डायग्राम में, और एक लाइन हमारे पास ए बी है, और हमारे पास एक कोण था, मान के चलो थीटा, अल्फ़ा, बीटा, कुछ भी आप मेज़र कर सकते हो। अगर कोई एक लाइन जो उभयनिष्ठ पॉइंट है उससे सीधी एक रेखा जाती है जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। लेट सपोज जैसे ये अल्फ़ा है और इधर ये भी अल्फ़ा है ना। तो पूरा वाला जो एंगल था, अगर ये एंगल 2 अल्फ़ा है तो एक लाइन इसको क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोण समद्विभाजक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो एडी लाइन है वो क्या है, CAB। तो एंगल यहाँ पर जो हमारे पास था वो किस लाइन के बीच में बन रहा था, CA और B के। तो हम कह सकते हैं CAB का कोण समद्विभाजक क्या है, यहाँ पर AD। CAB का कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक क्या हो जाएगा हमारे पास, AD, है ना। तो जो कोण को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उस लाइन को हम क्या कहते हैं, कोण समद्विभाजक। ये भी आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसकी माप कितनी हो, 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। अगर हम देखें तो ABC, और इसको हम लिखते कैसे हैं, तो जहाँ पर भी एंगल बनता है उसको हम हमेशा बीच में लिखते हैं, याद रखना।
अब चाहे आप इसको BAC लिख लो, चाहे आप इसको CAB लिख लो, लेकिन जहाँ एंगल बन रहा है उसको हमेशा बीच में मेज़र करेंगे। चाहे हम इसको BAC लिख लें, चाहे हम इसको CAB लिख लें, उसमें दोनों में कोई भी गलत बात नहीं है। और यहाँ पर ये थीटा है और यहाँ पर ये भी थीटा है। तो न्यून कोण क्या होता है, और अगर ये थीटा लेट सपोज क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो इस केस में इस कोण को हम क्या नाम देंगे, एक्यूट एंगल, या हिंदी में बात करें तो इस कोण को हम कहेंगे न्यून कोण। इसका मतलब जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से, या फिर इसको सही तरीके से हम लिखें तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो थीटा जो है हमारे पास यहाँ जो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहते हैं, है ना। अगला अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे समकोण। समकोण क्या होता है, तो यहाँ अगर हम देखें तो एक लाइन हमारे पास AB है, एक लाइन हमारे पास AC है, और यहाँ अगर हम देखें तो एंगल BAC है ना इज इक्वल टू थीटा है। और अगर इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, राइट एंगल या समकोण। इसको क्या कहेंगे, राइट एंगल या समकोण। तो थीटा यहाँ पर एक्यूरेट फिक्स है, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो और 90 डिग्री कब बनता है, तो कोई एक इस तरीके से एक लाइन होती है और उस पर अगर कोई सीधी लाइन परपेंडिकुलर आगे गिरती है तो हमेशा वहाँ पर 90 डिग्री बनता है। लेट सपोज ये एक लाइन है और अगर ये लाइन इस पर इस तरीके से परपेंडिकुलर है ना ये, तो यहाँ भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ज़रूरी नहीं है हमेशा इस तरीके से ही आपको देखने को मिले क्वेश्चन में, तो ये चीज़ें आपको नोट करते चलनी हैं। अब हम समकोण के बाद देखेंगे अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, अगर ऐसा कोण जिसकी माप कितने 90 डिग्री से तो बड़ी हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। जैसे अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ से कोई एक लाइन ड्रॉ करता इस तरीके से जो अभी हमने देखा, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री है। अब इसका मतलब ये जो एंगल हम देख पा रहे हैं कौन सा एंगल, BAC, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो मतलब ये जो थीटा है वो किससे, 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। ये कंडीशन आपको याद रखनी है ऑब्ट्यूस एंगल के लिए कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले कॉन्सेप्ट रिजु कोण। रिजु कोण को हम संगत कोण भी कहते हैं या हम इसको स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं। संगत कोण नहीं, इसको सख्त कोण कहा है ना, या हम इसको स्ट्रेट लाइन एंगल। और स्ट्रेट लाइन एंगल तो नाम से स्पष्ट है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कोई भी एक लाइन जो इस तरीके से जा रही हो तो स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। यहाँ पर लेट सपोज एक पॉइंट है O, इधर की तरफ A है और इधर की तरफ क्या है, B है ना। तो इसको ABC ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास A है, इधर एक लाइन AC जा रही है, इधर एक लाइन AB जा रही है, और दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होता है वही क्या कहलाता है, इसका एंगल, जिसे हम कोण कहते हैं। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो इस केस में हम ऐसे एंगल को क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल, या फिर हम इसको रिजु कोण भी कहते हैं या सीधा कोण भी कहते हैं। याद रखना, एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं बृहत कोण। बृहत कोण क्या होता है, तो अगर हम देखें तो ये वाला जो एंगल देख पा रहे हैं हम, कौन सा एंगल, CAB। एंगल CAB है ना, यहाँ ये जो C है ये A है, ये बाहर के वाले एंगल की अगर हम बात करें, ये जो एंगल हम देख पा रहे हैं जो कि क्या है, थीटा है। ये जो थीटा होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। और अगर कोई एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पर अगर ये वाले एंगल की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है, और ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव एंगल या बृहत कोण। अगला देखते हैं पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल अपने आप में याद रखना
एक जो सर्कल होता है ये अपने आप में कंप्लीट एंगल होता है ना। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो आप देखेंगे 90 डिग्री 4 बार कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब 360 डिग्री। तो एक जो कंप्लीट एंगल होता है वो हमेशा कितने का होगा, 360 डिग्री का। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो पूरा दिख रहा है यहाँ पर ना, ये पूरा क्या है, 360 डिग्री का एंगल है। तो कंप्लीट एंगल हमेशा वो जो सर्कल में जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री ही होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, हम बात करें पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है। यहाँ से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन ESB के द्वारा अदर एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो कोणों जिनकी माप का योग 90 डिग्री हो। बहुत सटीक और सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, दो कोण। यहाँ पर आपको दो कोण चाहिए अगर आप कभी भी पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं तो। चाहे अगर आप संपूरक कोण जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, पूरक कोण हो या फिर संपूरक कोण हो, दोनों के केस में आपको एटलीस्ट दो एंगल चाहिए। और दो एंगल जिनका सम है ना कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो, तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मैंने अभी आपको बताया था, कोई एक लाइन AC है और उस पर कोई एक लाइन इस तरीके से परपेंडिकुलर आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये अल्फ़ा बन रहा है, यहाँ पर ये बीटा बन रहा है। और अगर हम इन दोनों का सम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब इन दोनों को हम क्या कहेंगे, एक दूसरे का पूरक कोण कहेंगे, एक दूसरे का पूरक कोण। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो इसका पूरक कोण बताओ क्या होगा। तो इसका जो पूरक कोण है हमें पता है, इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा को हम एक दूसरे का पूरक कोण कहेंगे जब इन दोनों का जो सम है वो क्या हो, 90 डिग्री हो। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 डिग्री, प्लस बीटा को एज इट इज़ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ से अगर हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 90 माइनस 60 इट मीन्स ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो जो हमारे पास एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री था उसका जो पूरक कोण है वो कितना होगा, 30 डिग्री, है ना। लेट सपोज एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, 10 डिग्री है, तो इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों को आपस में पूरक कोण कहते हैं। याद रखना, जब अल्फ़ा प्लस बीटा उन दोनों कोण का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर अल्फ़ा हमारे पास 10 डिग्री है तो जाहिर सी बात है बीटा को कितना होना पड़ेगा, 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो यहाँ पर इसका जो पूरक कोण है वो कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तो इस अल्फ़ा का जो पूरक कोण है वो हमारे पास बीटा होता है और बीटा का पूरक कोण क्या होता है, अल्फ़ा होता है। और दोनों पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये चीज़ आपको याद रखना, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हम आगे बनाएंगे भी। अब हम बढ़ते हैं आगे, संपूरक कोण। संपूरक कोण जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और सेम यहाँ पर दो कोण को संपूरक कोण कहेंगे हम जब उन दोनों कोण का सम कितना हो, 180 डिग्री हो। यहाँ पर ये याद रखना, जब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो, 180 डिग्री हो, तो ऐसे कोण को हम आपस में क्या कहेंगे कि ये क्या है, संपूरक कोण है। तो अल्फ़ा का संपूरक कोण हो जाएगा बीटा और बीटा का संपूरक कोण हो जाएगा अल्फ़ा। लेट सपोज अगर मैं बोल दूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू 100 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण बताइए, इसका संपूरक कोण, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल। तो दो कोण अल्फ़ा प्लस बीटा जब कितने हो, 180 डिग्री हो, तो ये एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। और अल्फ़ा हमारे पास कितना है, 100 है, तो 100 प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 100, तो ये हो जाएगी 80 डिग्री। तो इसका संपूरक कोण बीटा जो कि कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो आपको करना क्या है, जो भी एंगल आपको दिया है उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है, आपको उसका संपूरक कोण मिल जाएगा, है ना। तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और याद रखना ये हमेशा एक रेखे के युग्म बनाते हैं। रेखे के युग्म क्या होते हैं, तो एक लाइन पर बने दो एंगल जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेखिक युग्म कहते हैं। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए और एक जो
इनका सम 180 डिग्री बन रहा है, वो एक लाइन है जो उनके बीच में कॉमन होनी चाहिए। इसका मतलब ये और ये वाली जो लाइन है वो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल दोनों के लिए कॉमन होनी चाहिए, और एक लाइन एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। और अगर अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये एक दूसरे के रेखिक युग्म भी कहलाते हैं और समपूरक कोण तो कहलाते हैं। तो ये तो आपको याद रखना ही है। आगे अगर हम बढ़ें शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, दो रेखाओं, अगर कोई रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे लेट सपोज मेरे पास एक ये लाइन है और ये मेरे पास एक लाइन है, तो ये लाइन L1 है और ये लाइन मेरे पास क्या है, M1 है। अगर देखें तो इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, तो ये हमारे पास बन रहा है X, ये हमारे पास बन रहा है Y, ये एंगल को लेट सपोज Z बोल देता हूँ और इस एंगल को लेट सपोज मैं U बोल देता हूँ। अगर हम देखें तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने के कोण, है ना। तो Y का जो शीर्षाभिमुख कोण है, तो Y का शीर्षाभिमुख Y के सामने क्या है, U, तो ये हो जाएगा इसका शीर्षाभिमुख कोण। अगर मैं बात करूँ X का शीर्षाभिमुख कोण क्या है, तो X के सामने देखो क्या है, Z, तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है ना। तो इट मीन्स Y और U बराबर होंगे, यहाँ X और Z बराबर होंगे। कभी कभी आपको यहाँ से क्वेश्चन दिया जाएगा कि Y की वैल्यू लेट सपोज 45 डिग्री है, तो आपसे U की वैल्यू पूछ ली जाएगी और बोल देंगे ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, है ना। इसके आगे और भी कॉन्सेप्ट बनते हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो अगर आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, और एक स्ट्रेट लाइन जिस पे हमने अभी देखा एक स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है जिसे हम ऋजु कोण भी कहते हैं, वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब आपसे वो यहाँ से x की वैल्यू भी पूछ सकता है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 135, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 बनता है। तो 135 प्लस 45 करेंगे तो इनका जो सम है वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगला हम चलते हैं दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। हमारे पास दो समांतर रेखाएं दी है, एक रेखा L दी है और एक रेखा हमारे पास M दी है, और यहाँ पर जो N है वो क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन जिसे हम कहते हैं, या हम इसे क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, तो आपको यहाँ अगर हम देखें तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा, इसके आप एक तरफ कुछ एंगल बन रहे हैं और इसके एक तरफ कुछ एंगल बन रहे हैं, तो इनको याद रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आप पैरेलल लाइन या समांतर रेखा देख रहे हैं उसमें बाहर की तरफ कुछ एंगल बन रहे हैं और कुछ अंदर की तरफ बन रहे हैं, जैसे ये है ना, ये अंदर की तरफ बन रहे हैं इस लाइन के, और ये M लाइन के ऊपर की तरफ बन रहे हैं। सेम अगर L लाइन के देखें तो ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। अब आपको यहाँ से कुछ चीज़ें क्या याद रखनी है कि पहली बात, अगर हम बात करें अंतः कोण, तो यहाँ अंतः कोण क्या होते हैं, तो अंतः कोण जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 हुआ, है ना, एंगल 4 हुआ, एंगल 3 हुआ, एंगल 5 हुआ, एंगल 6, ये अंतः कोण हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो बाह्य कोण कौन से होंगे, तो जो पैरेलल लाइन समांतर लाइन के बाहर की तरफ बनते हैं, जैसे एंगल 1 हुआ, एंगल 2 हुआ, इधर एंगल 7 हुआ और एंगल 8 हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है, संगत कोण। संगत का मतलब होता है यहाँ पर एक जैसे, संगत का मतलब यहाँ पर किससे होता है, एक जैसे। अगर मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए यहाँ से मान के चलो ब्रेक कर देता हूँ, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, अब आप इसको अलग देखो और इसको अलग देखो, तो आप देखोगे क्या, वो एंगल 1 के जो संगत है वो एंगल 5 दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर जो संगत कोण हो जाएंगे वो हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, संगत कोण। यहाँ से तो एंगल 1 और एंगल 5 एक जैसे कोण है। इसके बाद अगर हम देखें तो एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 ये संगत दिख रहे हैं, एक जैसे। मतलब इधर हम देखेंगे तो एंगल 4 किसके जैसा दिख रहा है, एंगल 8 के जैसा दिख रहा है, तो एंगल 4 और एंगल 8 भी संगत कोण है।
इसी तरीके से 3 और 7, तो एंगल 3 और एंगल 7 ये भी क्या है, संगत कोण है। और संगत कोण के बारे में आपको क्या याद रखना है कि संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 के। और एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 7 के। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना। इसके बाद अभी हमने देखा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण मतलब ये एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 लाइन है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन हमारे पास ये जा रही है, और एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये। तो एंगल 2 और एंगल 4 ये भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। सेम इस साइड देखेंगे तो यहाँ 1 बन रहा है, यहाँ पर 3 बन रहा है, तो ये भी इक्वल होंगे। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कितना बन रहा है हमारे पास, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, है ना। और 6 और 8, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला एंगल 5 और ये वाला एंगल 7 ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके आगे शायद मैं प्रिंट कर नहीं पाया, मैं ऐसे ही ओरल आपको बता देता हूँ कि हमने क्या देखा, संगत कोण बराबर होते हैं। इसके बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है एकांतर कोण का। एक कॉन्सेप्ट किसका होता है, एकांतर कोण। एकांतर कोण यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एकांतर अंतः कोण हम पढ़ेंगे, एकांतर अंतः कोण, और एक हम पढ़ेंगे एकांतर बाह्य कोण, है ना। पहली चीज़ तो ये याद रखना, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण, मतलब जितने भी एकांतर अंतः कोण होंगे और जितने भी एकांतर बाह्य कोण होंगे इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लगभग आधा घंटा का हो गई है ना। जिसमें आज हमने देखा क्या, लाइन एंड एंगल का जो पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, लाइन एंड एंगल का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, इसको मैंने आज आपको पूरी तरीके से बता दिया है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में कैसे पूछे गए हैं वो भी हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो पहले हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे ट्राइंगल, है ना। और यहाँ पर जो इसको मैं पूरा डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये जो इसका मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। और जिसको ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपको पूरे जियोमेट्री के जो भी रूल्स हैं, नियम्स हैं, चाहे वो लाइन एंड एंगल के लिए हो, चाहे वो ट्रायंगल के लिए हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे सर्कल हो, चाहे पॉलीगन हो, उन सब के लिए जो भी बेसिक रूल है वो फॉर्मूला वाइज कह दें, या पूरा जो प्रॉपर्टीज़ है ट्रायंगल की, उन सबको अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बार रिवाइज़ करा दूं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।